नमस्कार दोस्तों, एनजी अकेडमी फॉर जीएस जीके में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के आर्थिक विकास के बारे में, जिसके अंदर भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और भारत स्वतंत्रता के बाद भारत के आर्थिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। फिर भी ये सब जानने से पहले हमको ये समझ लेना पड़ेगा कि भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति और भविष्य में अर्थव्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार होगा। इसको समझने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी हो जाता है कि अतीत में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार था। अतीत से मतलब कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार का स्वरूप धारण किए हुए थी। उस जानने से के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति या स्वरूप किस प्रकार था। उसमें हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के दो केंद्र कौन हो गए। एक, ग्रामीण अंचल में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ यानी कि आर्थिक गतिविधियाँ संचालित हो रही थी उसके बारे में, और जो शहरी क्षेत्र थे यानी शहरी क्षेत्र जो थे, शहर में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ संचालित हो रही थी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। उसमें देखेंगे कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी या गाँव में थे, लगभग 85% जनसंख्या का निवास गांव में होता था। यानी कि जो 85% जनसंख्या थी वो ग्रामीण थी, और गांव थे वो क्या थे, आत्मनिर्भर थे। गांव आत्मनिर्भर थे। इसका मतलब क्या था, वो उन वस्तुओं का उत्पादन कर लेते थे जिनके उपभोग की आवश्यकता उन्हें रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए पूरा करने के लिए आवश्यक थी। उन वस्तुओं का वो उत्पादन कर लेते थे। ऐसा कोई उनकी लग्जरी चीज़ों की आकांक्षा भी नहीं होती थी जिसकी वो उत्पादन करें या कहीं से अर्जित करने का प्रयास करें। वो लोग वही जो उपभोग की वस्तु होती थी उसी वस्तुओं का उत्पादन कर लेते थे। खाद्य वस्तुएं जैसे तेल के लिए है तो अपना जो तिलहन है उसका उत्पादन कर लिया, इस प्रकार से। और दूसरी, ये पृथक इकाई के रूप में एग्जिस्ट करते थे। पृथक इकाई के रूप में थे। इसका क्या मतलब हो गया कि पृथक इकाई का मतलब ये हो गया कि संचार से जुड़े हुए नहीं थे, सड़क से नहीं जुड़े थे, रेल से नहीं जुड़े हुए थे, और जो अन्य साधन थे उससे नहीं जुड़े थे। तो ये पृथक इकाई के रूप में थे, अपना गुजर बसर कर रहे थे। उस बाकी चीज़ों से जो ग्रामीण परिवेश था उसके बाहर क्या हो रहा है उससे उनको ज़्यादा मतलब नहीं हुआ करता था। और जो वहाँ व्यवसाय हुआ करते थे, वंशानुगत व्यवसाय हुआ करता था। व्यवसाय में क्या कौन से व्यवसाय हो गए, एक तो हो गया वो कि कृषि का उत्पादन हो गया, दूसरे हो गए और अन्य जैसे हो गए कि सूत से संबंधित हो गए, सूत काटने वाला हो गया, या लकड़ी से संबंधित कार्य हो गए। इस प्रकार के कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हुआ करते थे और वो कार्य वंशानुगत होते थे। अब जब जो अर्थव्यवस्था केंद्र शहरी थे वो उनकी क्या विशेषताएँ थी। जो शहर थे वो प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र हुआ करते थे। वाणिज्यिक केंद्र के रूप में थे कि प्रशासन के भी केंद्र थे। यानी कि वहाँ के जो प्रशासनिक भवन हुआ करते थे वहाँ पे जिलाधिकारी टाइप के अधिकारी, जजेज इस तरीके के रहा करते। तो वाणिज्यिक केंद्र हुआ करते थे। मतलब उन स्थानों से जो कच्चा माल है उसका आयात निर्यात इस तरीके के उत्पादन भी हुआ करता था उन क्षेत्रों में। जैसे अपना कलकत्ता ही है। कलकत्ता तो अंग्रेज़ों की राजधानी ही थी शुरुआत में, और उसके बाद वहाँ से कलकत्ता बंदरगाह से आयात निर्यात भी हुआ करता था। अब और बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, सूरत हो गया, तो ये सब प्रशासन के भी केंद्र हुआ करते थे। अब सूरत तो उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। तो ये जो शहर थे इस तरीके के, ये प्रशासन के भी केंद्र थे और वाणिज्य के केंद्र भी हुआ करते थे। जो उत्पादित वस्तुएं हुआ करती थी हमारे यहाँ, जैसे सूत होता था, रेशम की उच्च क्वालिटी का रेशम का उत्पादन करते थे हम लोग। ये सब वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। अन्य कार्य जो कौन से होते थे, जैसे संगमरमर का है और आभूषण वाला है कार्य, तो ये विश्व प्रसिद्ध हुआ करते थे। जो और आयात निर्यात के लिए जो वस्तुएं जो निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी, निर्यात की जो वस्तुएं थी मुख्य, उसमें से हो गया जैसे नील हम लोग निर्यात किया करते थे तब, जो पूर्वी भारत से बिहार में नील की खेती हुआ करती थी। अब जैसे अफ़ीम है, ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान, बलूचिस्तान इन क्षेत्रों से। और जैसे मसाले हैं, मसाले के लिए तो पूरा
ऐसे पूरा भारत में भगदड़ मची हुई थी। तो मसाले हैं, ये जैसे नील की खेती पूरी भारत से, अफीम की बहुत खेती हो गई उत्तर पश्चिमी भारत से, मसाले हो गए दक्षिण भारत से, ये प्रमुख निर्यात की वस्तुएँ थी। सीधे सीधे कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का निर्यात भारत स्वतंत्रता से पूर्व भारत से किया जाता था। जैसे सोरा है, सोरा बारूद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। ये पटना केंद्र हुआ करता था सोरा का। तो ये सब वस्तुएं जो हैं, इन वस्तुओं का निर्यात भारत से किया जाता था। और इस तरीके की जो अर्थव्यवस्था थी लगभग स्वतंत्रता से पहले इसी प्रकार से चलती रही। इसमें जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, उसमें उन लोगों ने इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया। अब देख लेते हैं कि जो विभिन्न क्षेत्र थे अर्थव्यवस्था की, कृषि किस प्रकार से थी और आर्थिक गतिविधियाँ किस प्रकार की थी, आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, और औद्योगिकीकरण का क्या स्वरूप था, जननांकिकी जो हैं उस समय किस प्रकार थी, साक्षरता क्या थी, स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, ये सब चीज़ें देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था। अर्थव्यवस्था का स्वरूप, अर्थव्यवस्था का स्वरूप, अर्थव्यवस्था के स्वरूप में देख लेते हैं कि एक विशेषता क्या था, समझ सकते हैं कि निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। जो अंग्रेजी शासन था उसमें जो आर्थिक विकास हुआ उसको 3 चरणों में बांट सकते हैं। उस आर्थिक विकास के 3 चरण थे, 3 चरण। पहला हो गया वित्तीय औद्योगिक औपनिवेशिक वाणिज्यिक उपनिवेशवाद, वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। ये चरण कब से कब तक माना गया है? जो 1757 प्लासी के युद्ध से 1813 के बीच में। दूसरा जो चरण माना गया है औद्योगिक उपनिवेशवाद। इसका काल कब तक माना गया है? 1813 से 1858 तक। जो तीसरा चरण था आर्थिक विकास का स्वतंत्रता से पूर्व, उसको बोला गया है वित्तीय उपनिवेशवाद। सवाल इस तरीके का, वो जो स्वतंत्रता से पूर्व जो वाणिज्यिक उपनिवेशवाद है उसका काल क्या निर्धारित किया गया है? तो 1757 से 1813 तक। स्वतंत्रता से पूर्व जो आर्थिक विकास है उसमें औद्योगिक उपनिवेशवाद किस काल को कहते हैं? 1813 से 1858 को। और जो स्वतंत्रता से पूर्व वित्तीय उपनिवेशवाद का काल क्या है? 1858 से स्वतंत्रता तक। इस तरीके का जो स्वतंत्रता से पूर्व जो विभाजन है आर्थिक विकास का, इस प्रकार से किया जा सकता है, किया गया था। इसमें कहा गया है कि इस वाले काल को क्या कहा गया है? आर्थिक डकैती का काल। आर्थिक डकैती का काल, आर्थिक डकैती का काल। आर्थिक डकैती का काल कहने का क्या मतलब है कि 1857 से 1813 के बीच में क्या हुआ था कि जो भारत में कच्चा माल का उत्पादन होता था, जिनका प्रयोग औद्योगिक प्रतिष्ठानों या औद्योगिक गतिविधियों में किया जाता था, उसका यहाँ से निर्यात सिर्फ किया गया है। हमारे यहाँ से निर्यात ही किया गया कच्चे माल का निर्यात का काल, इसलिए इसे आर्थिक डकैती का काल भी कहा गया है। इसमें ये जो काल है इसको दोहरा दोहन का काल। इसमें क्या हुआ कि इसी समय के लगभग बीच में अब 1770-80 के आसपास इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहाँ पे बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान, कंपनियाँ, इंडस्ट्रीज लगाई गई। उसके लिए कच्चा माल की आवश्यकता हुई। कच्चा माल तो हमारे यहाँ से पहले से ही जा रहा था। वहाँ पे जब वो बन गए, इंडस्ट्री बन गई, तो वहाँ से उत्पादन होने लगा वस्तुओं का। अब वस्तुओं का उत्पादन हो गया तो वस्तुओं के लिए बाजार की आवश्यकता हुई, तो बाजार के लिए भारत का ही प्रयोग होने लगा। हम कच्चा माल का सप्लाई कर रहे थे और वहाँ से बनी वस्तुओं को महंगे दामों में खरीद रहे थे। अब जैसे कपड़ा है, हमारे यहाँ मशीन तो थी नहीं, सूत काटने वाले हथकरघा या उसे चरखे से उसका उत्पादन किया जाता था, तो उसकी जो कपड़ा बनता था उसकी गुणवत्ता भी सही नहीं होती थी और महंगा भी पड़ता था। और जो यहाँ से कच्चा माल गया वहाँ की इंडस्ट्री से बना, क्योंकि यहाँ तो कर, जो यहाँ भारत में आने वाला जो कर होता था कि जो लगाए थे वो बहुत कम होते थे। भारतीय बाजार में वो जो इंग्लैंड में उत्पादित वस्तुएं वो आसानी से आ जाती थी, तो हमको वही हम कच्चा माल भी दे रहे थे और वहाँ से बना जो सामान है उसको खरीद भी रहे थे। तो ये दोहरा दोहन का काल हो गया। समझ रहे हैं ना? 1813 से 1858 के बीच में
इस काल में क्या हुआ कि वित्तीय संस्थाएं की स्थापना की गई, वित्तीय संस्थाएं की स्थापना की गई। उसमें क्या हो गया, जैसे बैंक हो गई, इन सब की स्थापना भारत में हुई, वहाँ इंग्लैंड में हुई। तो ये जो वित्तीय संस्थाओं का काल ये 1858 से अब तक का काल माना गया है। और इसमें क्या हुआ कि उस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी या आर्थिक प्रगति, उसका मापन करने के लिए कि देश में किस तरीके की अर्थव्यवस्था चल रही है, अंग्रेज़ों के द्वारा कोई ईमानदारी से उसका प्रयास नहीं किया गया। जो प्रयास किए गए राष्ट्रीय आय का जो प्रयास किए गए, जो निजी स्तर पर जो भारत के थे, जिनके अर्थव्यवस्था से संबंधित ज्ञान था, तो उन लोगों ने अपने स्वयं के प्रयास से अर्थव्यवस्था की या राष्ट्रीय आय निजी स्तर पर करने का प्रयास किया। तो उसमें कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय से संबंधित अध्ययन के जो प्रयास किए, अध्ययन का प्रयास किया गया, जो उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं कि कौन कौन से लोग इससे संबंधित हैं। तो हैं दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिडले, डॉक्टर BKRB राव, RC देसाई, ये लोग राष्ट्रीय आय से संबंधित जो अध्ययन हुए, रानाडे जी ने, इन्होंने अपने अपने स्तर पर राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन करने का प्रयास किया कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राष्ट्रीय आय इस समय कितनी है। तो दादा भाई नौरोजी ने जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का आकलन 1867-68 में जो किया, जो दादा भाई नौरोजी ने जो 1868-67 के समय जो प्रति व्यक्ति आय का गणना की, इन्होंने वो कितनी की, प्रति व्यक्ति आय की गणना कितनी की, वो थी 20 रुपये और प्रति वर्ष। 1868-67 में जो प्रति व्यक्ति आय की गणना की दादा भाई नौरोजी ने, वो कितनी की, लगभग 20 रुपये प्रति वर्ष। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में लगभग 86,000 जो स्थिर कीमतों में 1,26,000 या 25,000 के प्रतिवर्ष के आसपास जो वर्तमान कीमतों के आधार पर, दो कीमतें होती हैं ना कि प्रचलित कीमतों पे, यानी कि जो वर्तमान में किसी वस्तु की कीमत है उसके आधार पर, जो अभी मान लो कि उसी आधार पर मान लीजिए तो लगभग 1,20,000 25,000 के आसपास प्रति व्यक्ति आय। उस समय जो 1868-67 में मात्र 20 रुपये प्रति वर्ष। अब मोटा मोटी मान लीजिए कि 20 रुपये प्रति वर्ष से हम लोग 1,25,000 1,20,000 प्रति व्यक्ति आय तक पहुँचे हैं। तो इससे समझ में आता है कि हम आर्थिक विकास और में हमने जो आयाम हासिल किए हैं उसको हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ, किस तरीके की आर्थिक प्रगति हमने की है। अब हम देखेंगे कि औद्योगिक स्थिति क्या है उस समय की। जो निम्न स्तरीय आर्थिक विकास के बाद हम देखेंगे औद्योगिक स्थिति क्या थी स्वतंत्रता से पूर्व। औद्योगिक स्थिति इसमें तो जो इसकी औद्योगिक स्थिति औद्योगिकीकरण पाया गया। औद्योगिकीकरण मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि यहाँ पर भी इंडस्ट्री लगे। अगर इंडस्ट्री लग जाती तो जो कच्चा माल और वो लोग इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रयोग करते थे वो यहाँ प्रयोग होना लगेगा। तो उन्होंने इस तरीके का कोई प्रयास नहीं किया कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लग पाए, जिसकी वजह से यहाँ के जो व्यवसाय थे उसमें पतन होता चला गया, उसमें ह्रास होता चला गया, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, लोगों के पास कार्य नहीं रहा। जो सबसे पहले जो कार्य हुआ 1907 में टिस्को की स्थापना। टिस्को के क्या बोलते थे, टाटा आयरन स्टील लिमिटेड। टाटा आयरन स्टील लिमिटेड जो टिस्को की स्थापना हुई 1907 के में टाटा आयरन स्टील की स्थापना हुई। अब समझ लीजिए कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में वो भी लोगों ने अपने अपने निजी स्तर पर औद्योगिकीकरण करने का या इंडस्ट्री लगाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे पहले भी नहीं किए गए हैं। उसमें तो जो कुछ काम हुए हैं, जैसे सूती वस्त्र का जो उद्योग लगे हैं, सूती वस्त्र का सबसे पहला प्रयास किया गया था 1818 में कहाँ इंडस्ट्री लगाने की,
फोर्ट ग्लॉस्टर में, फोर्ट ग्लॉस्टर पश्चिम बंगाल कलकत्ता में। ये जो इंडस्ट्री लगाई गई वो असफल हो गई, किसी कारणवश से असफल हो गई। जो सफल प्रयास हुआ वो हुआ 1853 में, कहाँ पे? बम्बई में। अब सूती वस्त्र, अब ये इसमें सवाल बनता है कि सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना कहाँ लगा था? अगर ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं, फोर्ट ग्लॉस्टर बम्बई, या ऑप्शन में दिया होगा कलकत्ता या बम्बई में, तो अगर पूछा जाए कि सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था? कलकत्ता में, फोर्ट ग्लॉस्टर में। अगर पूछ लिया जाए कि सूती वस्त्र का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया था, तब हमारा आंसर हो जाएगा बम्बई। अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर दो में से कोई एक दिया है तो हम फिर वही लगाएंगे। जो कागज़ का लगा था पहला कारखाना, कागज़ का पहला कारखाना लगा था 1832 में श्रीरामपुर में, श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल, श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल। जो चीनी का पहला कारखाना लगा था वो लगा था 1840 में बेतिया बिहार में, बेतिया बिहार में। और जो चीनी का लगा था लोहा इस्पात, लोहा इस्पात का कारखाना लगा था 1870 में, कहाँ पे? कुल्टी पड़ता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद देखते हैं लोहा इस्पात का कारखाना लगा था यहाँ पे। और जो सीमेंट का लगा था, ये लोहा इस्पात के बाद में ही रखेंगे इसको। जो सीमेंट का कारखाना लगा था वो लगा था 1904 में, कहाँ पे? चेन्नई में, 1904 में चेन्नई में। और जो एल्युमिनियम का कारखाना लगा था वो 1937 में जेके नगर पश्चिम बंगाल, जेके नगर पश्चिम बंगाल। और भारी अभियांत्रिकी, अब जानते हैं स्वतंत्रता के बाद हुआ था 1958 में, कहाँ पे? रांची झारखंड में। तो ये जो मुख्य जो औद्योगिक जो प्रतिष्ठान स्थापित किए गए थे, कब स्थापित किए गए थे और किन किन जगहों पे किए गए थे, इसी से संबंधित सवाल अभी तक आए हैं। सबसे ज़्यादा सवाल तो आए हैं सूती वस्त्र वाले से, सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं सूती वस्त्र वाले से। अब प्रथम रेल, अब जो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उद्योग लगेगा, तो उसमें है कि जो उत्पादन होगा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, और रेल को स्थापित करने का आप सभी को पता है कि इस तरीके के काम अगर ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए हैं तो उसका एकमात्र देश था ये 1853 में प्रथम रेल चली थी। अप्रैल 1853 में किसके बीच में? मुंबई से ठाणे के बीच में। और उस समय जो हमारा गवर्नर जनरल था वो कौन था? डलहौजी। ये 13 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853। और डलहौजी के कार्यकाल में ही पीडब्ल्यूडी की स्थापना, डाक एवं तार की भी स्थापना हुई डलहौजी की। पीडब्ल्यूडी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? डलहौजी के। डाक एवं तार की स्थापना किस हुई? डलहौजी के। प्रथम रेल जो चली 16 अप्रैल 1853 में, वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली? डलहौजी के कार्यकाल में प्रथम रेल चलाई गई। और उस समय जनांगीय परिस्थितियाँ क्या थी? कि साक्षरता कितनी थी, गांव में कितने लोग रह रहे थे। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऐसी में कि जनांगीय स्थिति क्या थी। अभी बता भी चुके हैं कि जो लगभग 85% लोग गाँव में रहते थे, गाँव में निवास। और साक्षरता क्या थी? साक्षरता मात्र 16% थी। आज लगभग 72-73% जो साक्षरता है, जो आज़ादी से पूर्व मात्र 16% थी। उसमें से जो महिला साक्षरता मात्र 7% थी। और जीवन प्रत्याशा, अब साक्षरता हो गया, स्वास्थ्य से संबंधित जो सूचकांक, जिससे हम स्वास्थ्य किसी राष्ट्र की किसी क्षेत्र की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है उसको समझने के लिए जीवन प्रत्याशा जैसा टर्म प्रयोग किया जाता है। जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष थी।
मात्र 32। और वर्तमान में जो चल रही, वर्तमान में लगभग 69 वर्ष। वर्तमान में जीवन प्रत्याशा लगभग 69 वर्ष है। जीवन प्रत्याशा क्या होता है? जीवन प्रत्याशा होता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे की जीवित रहने की, वो कितने वर्ष तक जिएगा इसकी संभावना वो कितनी है, कितने वर्ष तक जी सकता है, उसी को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो उस समय जो बच्चा पैदा होता था ये संभावना रहती थी कि वो 32 वर्ष तक जिएगा। और वर्तमान में ये है कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो औसतन वो 69 साल 69 ईयर्स तक जीवित रह सकता है या जीवित रहेगा। अब जैसे है कि शिशु मृत्यु दर, वर्तमान में शिशु मृत्यु दर तो 40 के आसपास आ गई है, लेकिन उस समय कितनी हुआ करती थी? 218 प्रति हज़ार में। अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उन 1000 बच्चों में 218 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। इसी में हम देख लेते हैं कि जो 1921 का समय था, जो 1921 वर्ष था, वो उसको जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहते हैं। महान विभाजक वर्ष क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं कि जो इसी से जनांक की इससे पहले को कहते हैं जनांक की संक्रमण का प्रथम सोपान। और जो 1921 के बाद है उसको क्या कहते हैं? द्वितीय सोपान। बस फेमस सवाल यही है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1921 को। क्यों कहा जाता है कि 1911 से 1920 में जो -0.3% की वार्षिक दर से जनसंख्या का ह्रास हुआ था, उस जो कमी का कारण क्या था कि महामारी फैली इसी काल में, अकाल पड़ा, तो ये सब कारण थे कि जनसंख्या में कमी हो गई थी इस 10 वर्ष में। इसी वजह से वर्ष 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब देखते हैं कि व्यावसायिक संरचना क्या थी, कि कितने प्रतिशत लोग निर्माण में लगे हुए थे, कितने प्रतिशत लोग सेवा क्षेत्र में लगे हुए थे, कितने प्रतिशत लोग कृषि में लगे हुए थे। व्यावसायिक संरचना में देख सकते हैं कि लगभग यहाँ से 75 से 80% लोग, 70 से 75% लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे। 70 से 75% लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे। मात्र जो 15 से 20% या 10% लोग विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगे हुए थे, उद्योगों में लगे थे। और 15 से 20% लोग सेवा क्षेत्र में लगे हुए थे, जो कृषि कार्य थे। अब जो वर्तमान में क्या स्थिति, जो कृषि कार्य में लगे हुए लोग हैं, वर्तमान में जो लोग हैं 54 से 55% के करीब लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ये सवाल यूपी ट्रिपल में पूछा जा चुका है कि जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि कार्यों में, कृषि से संबंधित कार्यों में संलग्न है। इसके बाद देख लेते हैं कि कृषि के क्षेत्र के बारे में, कि कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी। जो कृषि क्षेत्र था, कृषि का कार्य क्या था? लोग कृषि क्षेत्र में आज़ादी से पूर्व क्या स्थिति? कृषि क्या था? एक जीवन निर्वाह का साधन था। जीवन निर्वाह का एक साधन मात्र, और इससे कोई अतिरिक्त आय की उम्मीद नहीं करते थे, क्योंकि जो ये लोग उत्पादन करते थे उसका बहुत बड़ा हिस्सा मालगुजारी में चला जाता था। जो हिस्सा इनके पास बचता था उससे क्या होता था कि वो सिर्फ अपने जीवन यापन ही कर पाते थे। और जो कृषि थी वो गतिहीन थी। गतिहीन का मतलब था कि जो कृषि क्षेत्र था उसमें प्रगति नहीं थी, मतलब स्थायित्व था, जड़ता आ गई थी कि जितना उत्पादन हो रहा था उतना ही उत्पादन हो रहा था। ये मालगुजारी जो कर संग्रह वाला होता, कभी 30% ले लिया, 40% ले लिया, 50% ले लिया, 80% तक मालगुजारी संग्रह जो व्यवस्था थी भू राजस्व संग्रह की, उसके माध्यम से करते रहते थे। लेकिन उसमें प्रगति उतनी थी, पर वो उनका कर संग्रह वाला होता था। कभी कभी तो गिरावट भी दर्ज की गई कि कोई, अब गिरावट कब दर्ज की जाती थी? अगर वहाँ पे अकाल पड़ जाए तो गिरावट दर्ज हो जाती। अगर मालगुजारी बहुत बढ़ा दी गई कि लोगों को लगे कि हम मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, हमको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो लोग क्या करते थे? दूसरे काम में लग जाते थे। किसी तरीके की मजदूरी, कृषि कार्य से जो थोड़ा सा लाभप्रद पड़ जाता था, ऐसा भी नहीं कि बहुत इंजीनियर बन जाते हों, थोड़ा सा लाभप्रद हो जाए, क्योंकि जब उनको ज़्यादा मालगुजारी देनी पड़ती, मेहनत ज़्यादा लगती थी, उनके पास बचता कुछ नहीं था। तो उस स्थिति में कृषि क्षेत्र में गिरावट भी दर्ज की गई। और
अंग्रेज़ों का पूरा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने में था, ज़्यादा से ज़्यादा कर संग्रह में था, तो उन्होंने कृषि में किसी भी प्रकार का निवेश भी नहीं किया। और इसके बाद उनकी जो भू राजस्व जो व्यवस्थाएँ थी, जो लैंड टेन्योर सिस्टम बोलते हैं, भूगृह प्रणालियाँ थी, जैसे जमींदारी है, महलवाड़ी है, रैयतवाड़ी है, ये इस तरीके से उन्होंने उन प्रणालियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनको लागू किया और नए नए तरीके से कर संग्रह का प्रयास किया, अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास किया। जो लैंड टेन्योर सिस्टम है, भूगृह प्रणालियाँ, वो अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।